Hello everyone, this is Snehil Srivastav, and in this session we are going to do the Hindu analysis for especially for UPSC aspirants. Now this video will be in the Hindi language जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सके और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हिंदी को जानती है. ना स्टार्टिंग के पेजेस में मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं देखी. सो वी आर ऑन द पेज नंबर 12 ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. इस पेज में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलता है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक पॉलिसी लॉन्च की गई है जो कि इंडिया की पहली ऐसी पॉलिसी होगी जो सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर के काम करेगी. एक्चुअली सुसाइड प्रिवेंशन कहें या फिर सुसाइड मोर्टैलिटी प्रिवेंशन कहना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इनका जो एम है जो सुसाइड से डेथ्स हो रही है उनको कम करना इस पॉलिसी का एम है. अच्छा, सो आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो पॉलिसी लाई गई है किस मिनिस्ट्री के अंडर में लाई गई है. वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ सकता है. अच्छा, इसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट ये है कि 2030 तक ये जो डेथ मोर्टैलिटी है उसको 10% कम कर देना. सो अभी आप सोच रहे होंगे कि कितनी मोर्टैलिटी है जो कम करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने तो कभी सुसाइड के केसेस नहीं सुने या तो ना के बराबर सुने हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो अभी तक कलेक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा उसमें 1 लाख लाइव्स जो है वो हर साल मतलब लॉस्ट होती है. मतलब 1 लाख लोग जो है वो मर जाते हैं बाय सुसाइड. मैक्सिमम जो डेथ्स होती हैं ये 15 से 29 ईयर्स के बीच में होती हैं ड्यू टू मेंटल प्रेशर या फैमिली प्रॉब्लम या फिर इलनेस की वजह से ये रिकॉर्ड की गई हैं. ओवरऑल ये जो सुसाइड्स होती है 34% एंड इसमें जो डेथ्स होती है वो 18% डेथ होती हैं ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स और इलनेस की वजह से सुसाइड होती है. नाउ लास्ट के 3 ईयर में जो अभी इंक्रीमेंट हुआ है तो 10.2 से इंक्रीज़ होके 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन में मतलब ये इंक्रीमेंट हुआ है. मतलब कि 1 लाख लोग में से 10.2 लोग पहले सुसाइड करके मरते थे. अब उनकी जो संख्या है वो बढ़ करके 11.3% हो गई 1 लाख लोगों में से, हर एक 1 लाख पर्सनस में से. नाउ तो ये प्रिवेंशन पॉलिसी ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि ये सुसाइड रेट्स कम हो जाएं या फिर रुक जाएं. सो सबसे पहला कि ये साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे जिसमें लोगों को मतलब साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे एंड वो प्रॉपर उनके ऊपर स्टडी करेंगे, उनको हील करेंगे, ट्रीट करेंगे जिससे कि वो आगे हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सके. ना दूसरा काम ये करने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग को भी लेकर के आएंगे. मतलब कि मीडिया को किसी तरह की गाइडलाइंस देंगे या जो भी करते हैं जिसमें कि ये सुसाइड्स को और ज़्यादा बेटर तरीके से रिपोर्ट करे और हर जगह की सुसाइड रिपोर्ट्स दें. तीसरा है कि जो मीन्स ऑफ सुसाइड है, सुसाइड करने के तरीके, उनको ही रोकने का काम ये पॉलिसी करने की कोशिश भी करेगी. और चौथा काम है कि ये एक सोसाइटल सपोर्ट भी डेवलप करने का सोचे हैं. मतलब कि सोसाइटी की तरफ से जो लोग मतलब एक मेंटल प्रेशर हमेशा डेवलप रहता है बच्चों में या फिर जो कोई भी लोग पॉवर्टी हो सकती है या किसी भी तरह की टेंशन हो सकती है तो मेनली इन्हीं सब वजह से होता है सुसाइड. तो इस सोसाइटल जो टेंशन है उसको कम करके उसको सोसाइटल सपोर्ट में कन्वर्ट करने का काम ये पॉलिसी करने वाली है. नाउ ये पॉलिसी जो है अलाइनमेंट में है WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन प्लान के अलाइनमेंट में भी ये पॉलिसी चल रही है. ना इस आर्टिकल में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक ये पॉलिसी अच्छे से अभी इम्प्लीमेंट होगी, फिर उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स निकल के आएंगे, फिर आगे हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. ना अभी तक के लिए तो बस इतना ही. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम ये इम्पॉर्टेंट है. अरुण गोयल एज्यूम चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर. तो अरुण गोयल जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे 1985 पंजाब कैडर के, उनको इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे रखा गया है. नाउ ये रहे हमारे 2 आर्टिकल्स. इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटर सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ई-कॉमर्स रिव्यूज़. अब ये क्या है? सेंटर ने कुछ स्टैंडर्ड सेट करे हैं ई-कॉमर्स रिव्यू के लिए. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक कैंपेन चला रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिनमें उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, मतलब कि जो लोकल
प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वोकल हो जाइए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, लोकल प्रोडक्ट्स को बनाएं और साथ ही साथ लोकल प्रोडक्ट्स को सेल करें, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फिर इंडिया के बाहर। तो फिर ये एक नए स्टैंडर्ड लेके आए हैं ई कॉमर्स रिव्यू। तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सारी कंपनीज़ क्या करती हैं कि ये इंडिया के बाहर से या फिर इंडिया के अंदर से, मतलब ओवरऑल जो इनका प्रॉफिट होता है, जैसे अमेज़न है वो ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, आप जाते हो नेट पे सर्च करते हो अमेज़न पे जाके कोई प्रोडक्ट बाय करते हो और उसका प्रॉफिट जो है ज़्यादातर परसेंटेज ओनर के पास जाता है, जो कि इंडिया में है ही नहीं। मतलब कि आप ओवरऑल अपने ही यहाँ के प्रोडक्ट बाय करने के लिए बाहर की किसी कंपनी को, बाहर के किसी पर्सन को पैसे पे करते हो एज अ कमीशन या फिर जो भी चार्जेस हो अपना लेता है पर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे ना। इन सब चीज़ों को इसके साथ साथ ये तो एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जा सकती है कि हाँ ठीक है, वो अगर ऐसा करना चाह रहा है तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बाहर से कंपनी आके यहाँ सेटअप होना चाहती है, सेटअप करना चाहती है, लिंक करना चाहती है आके छोटे छोटे शॉप्स ओनर्स को, शॉप्स को, तो कर सकती है। इट्स अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी को ये ध्यान देना ज़रूरी है कि यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, जिनको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह की चीटिंग ना हो। तो इसके लिए ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्टैंडर्ड सेट करने का सोची है। स्टैंडर्ड जो है वो किसके द्वारा सेट किए जाएंगे, कौन इन स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा, तो वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसके स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा। तो इसमें क्या क्या वो स्टैंडर्ड्स होंगे, तो पहला तो सबसे पहले कि फ़ेक आइटम से सेफगार्ड, जो कंज्यूमर है उसको फेक आइटम्स नहीं मिलने चाहिए, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड लेके आएगी कंपनी या गवर्नमेंट। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और कंज्यूमर राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए कोई भी ई कॉमर्स कंपनी, ऐसे स्टैंडर्ड्स भी लेकर के आने वाली है गवर्नमेंट। और साथ ही साथ इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस भी मेंटेन रहनी चाहिए। ओवरऑल आप कंट्री को किसी भी तरह से हार्म ना करो, कंट्री की जो स्टेबिलिटी है उसको किसी तरह से आप हिंडर ना करें, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। फिलहाल अभी स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, लेकिन हाँ, हम इसको आंसर राइटिंग में ऐड ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है तमिलनाडु से रिलेटेड, जिसमें तमिलनाडु को उसका पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिली। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ पे है, तो अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरी विलेज इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट जो है, इसको पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है तमिलनाडु में। तो इस पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन जगह का नाम इम्पॉर्टेंट है, अरिटापट्टी एंड पुरम विलेजेस इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ का छोटा सा आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर किल्ड बाय गुट्टी कोया ट्राइबल्स इन तेलंगाना। वैसे तो ऐसे आर्टिकल्स जो है इम्पॉर्टेंट नहीं होता जहाँ पे किलिंग्स एंड ऑल होती है, बट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि तेलंगाना में कौन सी ट्राइब, यहाँ पे एक ट्राइब का मेंशन किया गया है, गुट्टी कोया ट्राइब। तो ये ट्राइब इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये न्यूज़ में है, सो इट कैन बी आज इन द एग्जामिनेशन दैट गुट्टी कोया ट्राइब किस स्टेट में पाई जाती है, तो वो तेलंगाना में पाई जाती है। एंड बाकी इस आर्टिकल में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक आर्टिकल है आरबीआई से रिलेटेड, जिसमें आरबीआई ने ये बोला कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो चल रही है आफ्टर पैंडमिक। तो पैंडमिक के बाद क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई और साथ ही साथ जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे और जो बिजनेसेस थे वो सारे काफ़ी स्लो डाउन हो गए। स्लो डाउन होने की वजह से आरबीआई ने दो कंसर्न्स यहाँ पे जताई है। पहला, आरबीआई के सीनियर जो ऑफिसर्स हैं और सीईओ और एमडी हैं, उन्होंने ये बोला कि आरबीआई में पहले जो डिपॉजिट होता था पर ईयर ओवर ईयर वो 11.4% होता था, लेकिन अब जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 8.2% डिपॉजिट ही हुआ है। मतलब लोग डिपॉजिट जो है वो कम कर दिए हैं, अराउंड 3.2% डिपॉजिट डिक्रीज़ हो गया है। बट साथ ही साथ सिर्फ डिपॉजिट डिक्रीज़ होना ही कंसर्न नहीं है, इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग क्रेडिट ऑफ टेक करते थे, मतलब निकालते थे पैसा, क्रेडिट करते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वो 10% के अराउंड बढ़ गया है, मतलब 7% से 17% तक बढ़ चुका है।
Now the point is why we are discussing this RBI article, because पहला पॉइंट ये कि ये RBI से रिलेटेड है. दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये रेट चेंज नहीं होंगे, क्या ये रेट जो घट गए हैं बढ़ गए हैं, क्या ये कभी चेंज नहीं होने वाले. द पॉइंट इज चेंज तो होंगे, बट आफ्टर पैंडमिक, आफ्टर कोविड क्या इफेक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे और साथ ही साथ डिपॉजिट एंड क्रेडिट पे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उस पर लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा और मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. नाउ कुछ आर्टिकल्स हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे बीजेपी ने कंप्लेसेंसी मतलब कि दिखाया, एक एफर्ट किया जिसमें वोटर को पोलिंग बूथ तक ले गए सेफली और एफिशिएंटली. तो ये सारे आर्टिकल्स एकदम यूजलेस है हमारे लिए जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव इन आर्टिकल्स का कोई भी यूज़ नहीं है. फिर आता आर्टिकल MG नरेगा से रिलेटेड या फिर MG स्कीम से रिलेटेड, जिसमें वर्कर्स लैब्स और सेंटर ने स्टेट को ब्लेम किया है. तो सेंटर ने स्टेट को ब्लेम किया, नाउ स्टेट सेंटर को ब्लेम करेगा. इस तरह के टॉक्स चलते रहेंगे, बट मेन पॉइंट ये रहता है कि MG नरेगा है क्या एक्चुअली और इसकी क्या क्या मतलब इसके पीछे क्या चीज़ है. स्टार्टिंग टॉपिक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू करेंट रिलेटेड. इस पॉइंट पे MG नरेगा स्कीम से रिलेटेड. अब हम चेक कर लेते हैं कि क्यों सेंटर ने स्टेट को ब्लेम किया इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे सेंटर ने स्टेट को ब्लेम इसलिए किया क्योंकि जो MG नरेगा की स्कीम है, इसके जो रूल्स होते हैं, इसमें पॉइंट 1 दिख रहा है, इसमें जो रूल्स होते हैं वो सेट कौन करता है, और स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एक्ट. मतलब एक्ट के अंदर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो MG नरेगा के इस रूल जो हैं उनको सेटअप करे. साथ ही साथ स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल भी जो है वो स्टेट ही सेटअप करता है. स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड भी स्टेट सेटअप करता है, वही सारा डिसाइड करता है. और मतलब बेसिक जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं MG नरेगा के वो स्टेट के हाथ में ही होते हैं. इस वजह से सेंटर ने स्टेट को यहाँ पे ब्लेम किया. तो पॉइंट आता है MG नरेगा है क्या. तो MG नरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये 2006 में 2 फरवरी को ऑफिशियली लॉन्च हुई और एक्ट जो था इसका पास हुआ था 2005 अगस्त में. पहले इसको क्या बोला जाता था, पहले इसको बोला जाता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बट बाद में इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाने लगा. कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, 708 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है. 2001 तक की ये रिपोर्ट है. और साथ ही साथ इसमें कुछ की स्टेक होल्डर्स होते हैं, काफ़ी ढेर सारे हैं, जिसमें से ग्राम सभा, वेज सीकर मतलब जिनको जॉब दी जा रही है, और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट है, रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें आ जाते हैं. ये एक्ट जो है लोगों की हेल्प कैसे करता है, तो MG नरेगा जो है वो कम से कम लोगों को 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. तो इसी तरह से और उसके वेजेस भी वो उनको देता है, और इस स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना, मतलब मिनिमम वेज तो देना ही देना है, अगर वो ज़्यादा देना चाहे तो ज़रूर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट से लोग एम्प्लॉयड होते हैं, साथ ही साथ कुछ सोशल वर्क करते हैं जिससे कि और भी कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कैपिटल या फिर एक सोर्स जनरेट करने का काम करते हैं. कोई मान लो कोई बिल्डिंग बनाया, ऑफिस बना दिया और वो उस ऑफिस में काम होना शुरू हो गया, वहाँ से रेवेन्यू आने लगा, तो ऐसे किसी वर्क में इन वर्कर्स को लगाया जाता है. अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए या नहीं. वाई शुडंट प्राइम मिनिस्टर बी द फेस ऑफ आवर कैंपेन. तो अब ये इनकी पॉलिटिकल टॉक्स है जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम करेगी, उसको डिफेम करने की कोशिश करेगी या फिर अपना फेम बढ़ाने की कोशिश करेगी. अब इसमें राहुल गांधी, केजरीवाल और मोदी जी अपना समझे, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, और ऐसे आर्टिकल्स पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता. नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं जिनको मैंने अभी कवर नहीं किया, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़े से बड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं. जैसे कि ये वाला एडिटोरियल. इस एडिटोरियल में द इंडिया पोल इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. मैं हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इंडिया से जब पूछा गया कि यूक्रेन और रशिया वो किसका साइड लेगा, ईस्ट या वेस्ट वो किसका साइड लेगा, तो इंडिया ने कहा कि मैं किसी के साइड नहीं हूँ, इंडिया खुद ही एक साइड है, इंडिया इज़ साउथ साइड. और मतलब कि ऐसा बोला नहीं किया, बट उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, न्यूट्रलिटी, एक बैलेंस बना के चलते हुए, और उन्होंने कहा कि मैं कैंप फॉलोअर नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह अदर पोल्स को फॉलो नहीं करता, मैं खुद ही एक पोल हूँ. वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे, क्या, क्यों, कैसे इंडिया खुद को पोल बता रहा है और कैसे हो बन सकता है आगे आने वाले टाइम में. जैसे G20 का इन्होंने चेयरमैनशिप संभाली और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयरमैनशिप संभाली. तो
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वाले वीडियो में हमने छोटे आर्टिकल्स को डिस्कस किया जो न्यूज़ से रिलेटेड थे, और एडिटोरियल से एक बड़े टॉपिक्स फिर आता है डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।